पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन है कि ये एक प्रेजेंटेशन आप पहले ठीक से देखिएगा और फिर हम लोग संवाद करेंगे। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो हमारे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और सरपंच गण हमारे जिलों में और जनपद स्तर पर उपस्थित हैं, सभी के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब से हमारे नए पंचायत प्रतिनिधि चुन के आए हैं, तब से उनको विकास कार्यों के लिए कितनी फंड्स उपलब्ध कराए गए हैं और उसका किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है, जिससे जन कल्याणकारी विकास कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट। जैसा आप सभी जानते हैं, विकास कार्यों को करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा योजना जिसको आप कहते हैं, इसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को मानव दिवस के रूप में एक लक्ष्य प्राप्त होता है, जो हमारे लिए 2023-24 का 20 करोड़ मानव दिवस का है। और यहां ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मजदूरी की दर भी रिसेंटली अभी रिवाइज हुई 1 अप्रैल 2023 से, और इसको आगे भी रिवाइज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध किया है। और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से पहली बार मनरेगा में 2 किश्तें हमको जून के महीने तक प्राप्त हो गई, जो सामान्यतः लेट प्राप्त होती थी। कुल मिला के 2231 करोड़ का मजदूरी का पैसा और सामग्री का 1312 करोड़ का। यहां भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि विगत लगभग 1.5 से 2 साल से पुराने मजदूरी के भुगतान लंबित थे। फिर जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रयास किया तो हमें पूरी जो विगत वर्षों की राशि थी और 23-24 की राशि मिला के 1312 करोड़ मजदूरी की ये सामग्री की राशि प्राप्त हो गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहूंगा, आप सभी तो अवगत हैं चूंकि आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि विगत वर्षों का भुगतान कंप्लीट हो चुका है और करंट ईयर का भी 15 जून तक का भुगतान सामग्री का कर दिया गया है। नेक्स्ट। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे प्रदेश में इस समय लगभग 11,75,000 से ज्यादा कार्य चल रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मनरेगा में 2 तरीके के कार्य होते हैं। एक तो हितग्राही मूलक होता है, जिसमें सबसे अधिक संख्या होती है प्रधानमंत्री आवास योजना की। इसको प्लीज बुक कर दीजिएगा, हाइपरलिंक। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हितग्राही मूलक कार्य हुए 8,73,000, इसमें जो प्रधानमंत्री आवास के लगभग 6,47,000 हैं, वृक्षारोपण के कार्य, कपिल धारा कूप के कार्य, खेत तालाब और जो कैटल्स और मुर्गी बकरी वगैरह हम देते हैं, अन्य कार्य। पीछे चले जाएं। इसी तरीके से जो सामुदायिक कार्य हैं वो लगभग 3 लाख के आसपास हैं। इसका हाइपर क्लिक कर देंगे प्लीज। इसमें भी आप देखेंगे कि चेक डैम, स्टॉप डैम करीब 36,000 हैं, वृक्षारोपण 25,000, सीमेंट कंक्रीट के रोड लगभग 23,000 के आसपास है, तालाब जिसमें हमने अमृत तालाब बड़ी संख्या में लिए थे 16,000, गौशालाएं हैं, ग्रेवल सुदूर सड़क, इसके बारे में क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी रहती है, इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि करीब आज की स्थिति में भी करीब 15,435 कार्य जो नवीन लिए गए थे, जिसमें आज की स्थिति में लगभग 11,000 कार्य अभी भी चल रहे हैं, नर्सरी विकास और अन्य कार्य। मेन प्रेजेंटेशन में आ जाए। नेक्स्ट। ये जैसा मैंने बताया कि सुदूर सड़क के लिए जिसमें पुलिया भी शामिल होती है, इसमें विगत वर्षों के प्रगतिरत कार्य हमारे लगभग 11,500 थे और विगत 1 माह में जब से ये राशि भी आई है, काफी सारे कार्य पूरे हुए, लगभग 2,500 के आसपास 2,400 कार्य पूर्ण भी कर लिए गए हैं। इन कार्यों की लागत लगभग 1,500 करोड़ के आसपास थी और जिन पंचायतों में ये कार्य चल रहे हैं उन पंचायतों की संख्या लगभग 7,600 और जो अपूर्ण कार्य हैं
अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए लगभग 724 करोड़ की राशि आवश्यक है। नेक्स्ट, यहां पर ये इस स्लाइड की तरफ मैं आप सभी का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूर्व में जो सुदूर सड़क के निर्देश थे उसमें यह कहा गया था कि इसमें 2 तरीके के रेशो हमको मेंटेन करने होते हैं। एक 60-40 है, 60% मजदूरी और 40% सामग्री। एक दूसरा जो प्रतिशत है ये भारत सरकार के निर्देशानुसार, जिसमें 65% एनआरएम कार्य। एनआरएम मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एनआरएम मतलब सभी ऐसे कार्य जिससे पर्यावरण को लाभ पहुंचता है, जैसे वृक्षारोपण हो गया या तालाब का कार्य भी इसमें आ सकता है। लेकिन नॉन एनआरएम जिसकी ज्यादा हमारी डिमांड होती है, उसमें सड़क हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये सब नॉन एनआरएम काम होते हैं। तो सुदूर सड़क की अगर हम बात करें तो ये नॉन एनआरएम कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से सीमेंट कंक्रीट रोड वो भी नॉन एनआरएम की कैटेगरी में आता है। लेकिन एनआरएम की कैटेगरी में आएगा वृक्षारोपण और मुख्य रूप से जो हमारे जल संरक्षण के कार्य होते हैं उनको हम एनआरएम में लेते हैं। तो अभी जो वर्तमान निर्देश है उसमें 65% कम से कम एनआरएम के काम होने चाहिए और बिल्डिंग और सड़क वगैरह के कार्य अधिकतम 35% होते हैं। और अगर 65% से ज्यादा, 65% से कम है एनआरएम अर्थात नॉन बिल्डिंग और नॉन सड़क, तो हम ये कार्य नहीं ले सकते। तो अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड है सुदूर सड़क की, उसमें भी लगभग 31 जिले हैं जहां पर ये रेशो प्रॉपर है। अर्थात ये 31 जिले चाहे तो सुदूर सड़क के कार्य उपलब्ध बजट के अंतर्गत स्वीकृत कर सकते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये 16 मई को निर्देश नए जारी हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, विगत 1 महीने में 1000 काम जो लगभग 185 करोड़ के हैं वो स्वीकृत हो चुके हैं और किलोमीटर के मान से बात करें तो करीब 1250 किलोमीटर के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। इन 31 जिलों में अभी भी लगभग 300 करोड़ की राशि है, जिसमें कुछ जिलों में तो लगभग 15 से 20 करोड़ की राशि है, जैसे डिंडोरी है, जैसे बालाघाट है, जैसे छिंदवाड़ा है। वहां पे और आवश्यकता अनुसार ये कार्य लिए जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उन जिलों की जहां पर एनआरएम अर्थात पर्यावरण को सुधार पहुंचाने वाले कार्य जो हैं वो 65% से कम है। जब तक ये प्रतिशत 65% पे नहीं आ जाता तब तक वहां बिल्डिंग और सड़क के काम नहीं लिए जा सकते। तो आज की स्थिति में जो आज का प्रतिशत है उसमें मैं इन जिलों का नाम लूंगा: आगर मालवा, अशोकनगर, भोपाल, भिंड, दतिया, धार, ग्वालियर, इंदौर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा। तो ये ऐसे जिले हैं जहां पर हमारे पर्यावरण संबंधी कार्यों का प्रतिशत कम है। इसलिए भारत सरकार का पोर्टल एनआरएम काम, नॉन एनआरएम काम जिसमें सड़क और बिल्डिंग, उसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो व्यवस्था करी वो मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट, ये जैसा मैं बताया कि नवीन निर्देश आने के बाद जो 31 जिले हैं उनमें 955 कार्य जिनकी लागत लगभग 125 करोड़ है, 185 करोड़ लागत है और लंबाई 1207 किलोमीटर है। ये हाइपर थोड़ा सा क्लिक कर देंगे। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है क्योंकि अभी कार्य देखेंगे तो जो हर जिले में कोई ना कोई सुदूर सड़क के काम चल रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, विगत वर्षों के लगभग 8000 के आसपास काम है और नए हमने 1000 स्वीकृत किए हैं। तो इसमें वो 17 जिले भी शामिल हैं जिनके कार्य इस साल हम स्वीकृत नहीं कर पा रहे, लेकिन विगत वर्षों में कार्य जो स्वीकृत किए वो अभी अपूर्ण है। नेक्स्ट, इसमें चूंकि आज की हमारी इस वीसी में हमारे रोजगार सहायक भी बैठे हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध होगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया
मजदूरी भुगतान के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि है। कृपया करके जहां भी, और वैसे भी जहां भी काम की जरूरत है काम खोले जा सकते हैं, और मजदूरी के भुगतान भी लगभग ऑलमोस्ट 100% हमारा है। इसमें बिल्कुल बैकलॉग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त राशि है। अमृत सरोवर जैसा आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला प्रोग्राम है, और 3900 के अगेंस्ट हमने लगभग 5900 अमृत सरोवर प्रारंभ किए थे, जिसमें 4806, अगर हम 3900 के लक्ष्य के हिसाब से देखें तो 100% से ज्यादा कार्य पूरे हो चुके हैं। और जो बाकी बचे हैं वो भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, क्योंकि बारिश इस बार काफी सारे जिलों में काफी तेजी से हुई है, तो वहां पर कुछ कार्य जो हैं वो बारिश जब बीच में रुकेगी उस समय पूरे हो पाएंगे। अदरवाइज हमारी पूरी तैयारी है कि हम जुलाई के लास्ट तक इस कार्य को पूरा कर सकते थे। अभी देश में हमारा स्थान इसमें दूसरा है। नेक्स्ट। देखिए, जैसा मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यह भी चिंता थी कि जहां पर एनआरएम का प्रतिशत कम है और वो कार्य स्वीकृत नहीं कर पा रहे, तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए। तो मैंने जब नए वाले पंचायत चुनाव हुए उसके बाद जो राशि जारी हुई है पंचायतों को 15वें वित्त आयोग में लगभग 3000 करोड़ की राशि जारी हुई है, जो मैंने वर्षवार दिखाई है। इसमें आप सभी परिचित हैं कि जो 15वें वित्त आयोग की राशि होती है उसमें एक टाइट कंपोनेंट होता है, अनटाइट कंपोनेंट होता है, जिसके बारे में आप अवगत हैं और मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे कि आखिरी राशि जो अप्रैल में जारी हुई है वो भी लगभग 1500 करोड़ की है। नेक्स्ट। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि टाइट फंड जो होता है, टाइट फंड मतलब जिन कार्यों के लिए वह राशि यूज करनी है सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए ले सकते हैं। तो जो 60% है उसमें 30% जल संवर्धन के कार्यों के लिए और 30% जो है स्वच्छता के कार्यों के लिए यूज करने। लेकिन ये 40% जो अनटाइट फंड्स हैं, इसको आप अपनी प्राथमिकता के हिसाब से जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, बस उस योजना के मापदंड के हिसाब से आपको करना है। और इसमें भी मैं बता दूं, बीच में जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के दौरे पे जाते थे तो उनको ये बात उनकी जानकारी में लाई गई कई पंचायतों द्वारा कि कई जगह ये दिक्कत आ रही है कि जहां पहले से काम चल रहे हैं वहां नवीन कार्य स्वीकृत करने में कोई रुकावट है, ऐसा उनको बताया जाता है। तो उसमें भी राज्य स्तर से निर्देश स्पष्ट जारी कर दिए गए कि टाइड हो या अनटाइड हो, उसके मापदंड के अंतर्गत अगर कोई वर्तमान में कार्य चल भी रहा है, अधूरा भी है, तो भी आप नए कार्य ले सकते हैं। 15वें वित्त आयोग में जैसा आप जानते हैं, पंचायत जिला पंचायत स्तर पे 5%, जनपद पंचायत स्तर पे 10% और ग्राम पंचायत स्तर पे सीधे 85% की राशि सीधे भेजी जाती है। नेक्स्ट। इसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग की राशि की अगर हम बात करें, राज्य वित्त आयोग में भी अभी नई पंचायतों के गठन के बाद लगभग 1164 करोड़ की राशि जारी की गई है। उसमें भी अंतिम किस्त जो है वो मार्च 2023 में जारी की गई है। नेक्स्ट। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, इसका सभी जिला पंचायतों और जनपद के पास बाकायदा पंचायतवार ब्यौरा है, लेकिन मैंने पूरे प्रदेश में आज की स्थिति में, चूंकि आजकल सभी खाते बैंक के एकल खाते के माध्यम से लिंक हैं, तो स्टेट लेवल पे भी हम ये आकलन कर सकते हैं कि पंचायतों के पास कुल कितनी राशि है। तो आज की स्थिति में लगभग 3340 करोड़ की राशि पंचायतों के पास है। और ये स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कितनी पंचायतों की संख्या में किस रेंज में राशि उपलब्ध है। उदाहरण के लिए हमारे पास 2 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा की राशि है, 9 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 1.5 से 2 करोड़ की है। लेकिन अगर मीडियम देखेंगे सबसे ज्यादा किस रेंज में आते हैं, तो 10 से 20 लाख की राशि लगभग 9000 पंचायतों में, 20 से 30 लाख की राशि लगभग 3000 पंचायतों में और 5 से 10 लाख की राशि लगभग 6000 पंचायतों में। जो छोटी पंचायतें हैं 410, कम से कम उसमें
जो 1 लाख से कम की राशि। नेक्स्ट, ये जो मैंने कहा कि पंचायतों की मांग थी कि हमें पूरी ये इस चीज की फ्रीडम हो कि हम ये जो कार्य स्वीकृत करना चाहते हैं कर सकें। ये मनरेगा को छोड़ के जो अन्य योजनाएं हैं, विशेष तौर पे 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, उसके भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश पे प्लीज क्लिक कर दीजिए। ये देखिए 26 जून को ये जारी किया गया, जिसमें बड़ा स्पष्ट है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्य अपूर्ण या प्रगतिरत हैं, उन्हें ऐसे अपूर्ण कार्य को पूर्ण किए बिना नवीन निर्माण कार्यों को स्वीकृत न करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत विभिन्न योजनाओं में उसके खाते में उपलब्ध निधि, जिसकी मैंने जानकारी अभी दी, से योजना के मापदंड के अनुसार नवीन कार्य स्थानीय आवश्यकता और प्राथमिकता पे स्वीकृत नियमानुसार स्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट, आज इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित सभी पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, आप सबको मेरी राम राम, बहुत बहुत प्रणाम आप सबका। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव से इस बात के लिए प्रयासरत है कि शहरों के साथ साथ हमारा ग्रामीण विकास भी जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए और इसके ग्रामीण विकास में तीव्रता के साथ हमें काम करना चाहिए। संबल योजना और ग्रामीण विकास का एक चोरी दामन का साथ है और ये मनरेगा योजना जो है ये पूर्ण रूप से हमारे मजदूरों के लिए, उनके लाभ के लिए, उनको आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई योजना है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और हमारे जो ग्रामीण परिवेश है उसका आधार अगर किसी को माना जाए तो हमारी मनरेगा योजना को माना जाना चाहिए। प्रिय साथियों, पिछली सरकार ने संबल योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को बंद किया था और उसी के साथ मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की आधार संरचना को बढ़ोतरी देने वाली योजना को भी पुरानी सरकार ने तकरीबन बंद करने के कगार पर ला दिया था। मगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, जो सदैव जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए जिनके दिल में एक सपना है, उस कार्य को करने में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने पुनः शपथ लेते हुए सबसे पहला काम जो किया वो किया संबल योजना के करोड़ों हितग्राही जो पिछली सरकार ने वंचित कर दिया था, उनको दोबारा से संबल योजना से जोड़ा और इस संबल योजना को प्रारंभ किया। और मनरेगा में जो हमारी केंद्र की योजना है जिसमें 60 और 40 का रेशो रहता है, उसकी मैचिंग ग्रांट को पूर्ण रूप से भरकर हमारी मनरेगा योजना को पुनः जीवन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का एक नया आयाम उन्होंने स्थापित किया। अभी हमारे एसीएस महोदय ने जो बात कही कि हमारे जो मनरेगा का जो कंसेप्ट है वो 60% हमारा लेबर है और 40% हमारा मटेरियल है और उसमें जो मिट्टी के कार्य हमारे होते हैं वो हम 65% तक कर सकते हैं और जो पक्के कार्य होते हैं वो 35% तक हम कर सकते हैं। और उन पक्के कार्यों में खरिंजे से लेके पंचायत भवन, बाउंड्री वॉल तक के कामों को हम मूर्त रूप दे सकते हैं। अमृत सरोवर जैसी महत्वाकांक्षी योजना जिसने मध्य प्रदेश के सिंचाई स्तर को निश्चित रूप से ऊंचा उठाया है और आज हमारी जो कृषि में प्रगति हो रही है उसका और पीने के पानी की व्यवस्था भी अमृत सरोवर के माध्यम से की गई है। और मुझे गर्व है इस बात का माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हुए और आप सबको बताते हुए कि पूरे भारत देश में हम 2-3 साल पर अमृत सरोवर में हम कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। इसी तमाम सारी ऐसी योजना है मेरे साथियों जो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमको दी है, चाहे वो संबल के रूप में हो, चाहे लाडली बहना के रूप में हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में हो। ऐसी सैकड़ों योजना है जो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप सबको प्रदान की है। आज संबल योजना के माध्यम से 583 करोड़ रुपीस का जो आज हितग्राहियों को लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं उन सभी हितग्राही भाई बहनों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो निर्वाचित सरपंच, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, इन सबको भी ये बताना चाहता हूं कि अकेला स्टैंप ड्यूटी की ओर मत देखिएगा। मनरेगा के माध्यम से हम सारे कामों को कर सकते हैं। अगर मनरेगा में पैसा आपको कम लगता है तो कन्वर्जेंस कर सकते हो। 15 वित्त में जो हमारे पास में 65%, 60% की राशि है, उसको मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके ग्रामीण क्षेत्र में हर कार्य को, हर विकास को हम आयाम दे सकते हैं। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। साथ ही मेरे भाइयों, मेरे सरपंचों, आप सबके पास जो राशि अभी खातों में पड़ी हुई है उसको विकास में लगाएं। और मनरेगा में हमारे पास किसी भी तरीके का राशि की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना विकास आप चाहोगे उतना विकास हम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही दूसरी बात जो हमारे एसीएम महोदय ने आपको कही है कि पिछली जो आदेश था उसमें अगर पेंडेंसी काम की होती थी या सीसी जारी ना होने पर नवीन कार्य हम नहीं कर पाते थे। अब उस बाध्यता को समाप्त करते हुए अगर पेंडेंसी भी है और सीसी जारी किसी काम की नहीं है तो नवीन कार्य को आप कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो नवांकित निर्वाचित सरपंच गण आए हैं, जनपद सदस्य आए हैं, जिला पंचायत के सदस्य आए हैं, वो सारे लोग मिलकर इसको समझेंगे मनरेगा को। और मनरेगा ऐसी योजना है जिसमें कोई काम ऐसा नहीं है जो मनरेगा के माध्यम से हम ना कर सकते हो। उसको अध्ययन करें, उसको पढ़ें और उसके माध्यम से पूरा कार्य करने का प्रयास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के रहते हुए ग्रामीण विकास में किसी भी प्रकार की राशि की कोई कमी नहीं आने देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास में अव्वल बने, यही हमारा सबका सपना है और यही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी आदरणीय प्रतिनिधिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, अन्य हमारे साथी पंचायती राज के जो हमसे जुड़े हुए हैं, सभी अधिकारी साथीगण, यहां जो टीम बैठी है, मेरे सारे मित्र। सबसे पहले तो मैं आज ये बीसी मैंने इसलिए की कि कुछ चीजें सरपंच मित्रों की तरफ से लगातार मुझे और मेरे साथियों को मिल रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार पूरा प्रेजेंटेशन करके आपके सामने स्थिति पूरी रख दी जाए, क्योंकि सूचनाएं अलग अलग प्राप्त होती थी। नए काम नहीं ले सकते, पुराने काम अगर अपूर्ण पड़े हैं, अलग अलग सामग्री और मजदूरी का रेशो हो, क्या ये बताया कि पर्यावरण जल संरक्षण संबंधित काम, उसके अलावा आप कितनी राशि व्यय कर सकते हैं, कई तरह की चीजें थी। लेकिन प्रारंभ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए सर्वोच्च है। अब सरपंच और पंच ये तो परमेश्वर ही माने गए एक जमाने में। जो न्याय की व्यवस्था भारत में थी और विकास की अवधारणा भी वो आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। पंचायती राज भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। देखिए, जनता की सेवा करने वाली
अगर सबसे प्रभावी इकाई कोई है तो वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, मंत्री नहीं हो सकते। सबसे प्रभावी इकाई सरपंच हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में योजनाएं तो वहीं से नीचे जाती है। उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी देखरेख करना, ठीक से मिल जाए इस बात की चिंता करना, ये भोपाल से बैठ के नहीं हो सकती, ये तो गांव में बैठकर ही हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आपका सहयोग परम आवश्यक है। मैं सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों से कहना चाहता हूं कि आपका आपस का तालमेल और समन्वय ये बहुत जरूरी है। कई बार ये चीज सुनने में आती है कि अधिकारी कुछ कह रहे हैं और जनप्रतिनिधि अलग बात कर रहे हैं। मैं अधिकारी साथी जितने बैठे उनको कहना चाहता हूं कि हमारे लिए चुना हुआ प्रतिनिधि ही सर्वोच्च है, क्योंकि वो जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। लोग उसको चुन के भेजते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी बेहतरी के लिए काम करे। और इसलिए अगर सुप्रीम कोई है तो वो चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद के अध्यक्ष हो, सरपंच हो या अन्य चुने हुए प्रतिनिधि हो, ये बात हमारे दिमाग में साफ रहना चाहिए। उनका यथोचित सम्मान, हाँ, नियम प्रक्रिया में कोई चीज नहीं आ रही तो वो विनम्रता के साथ हम बता सकते हैं कि ये नियम में नहीं है, टाइट फंड अनटाइट फंड। अब टाइट को अनटाइट में नहीं बदल सकते, तो ये बात विनम्रता से कही जा सकती है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी होना है या विरोधाभास होना कि जनप्रतिनिधि अलग है, अधिकारी अलग, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम जनप्रतिनिधि है, उसको सहयोग करके, हाँ, नियम प्रक्रिया के अंतर्गत हमको सारे काम संपादित करना चाहिए। आपस का तालमेल जितना बेहतर होगा उतनी व्यवस्थाएं सुधरेंगी नीचे तक। इस बार 2022 के चुनाव के बाद कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी सुविधा के लिए, ताकि वो काम ठीक से कर सके, मानदेय वृद्धि की बात की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। वो मानदेय में वृद्धि तय कर ली गई है और कल कैबिनेट की बैठक में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उपसरपंच, पंच, इन सबके मानदेय में 3 गुना वृद्धि की जा रही है। जो पहले मिलती थी उससे 3 गुना हम वृद्धि कर रहे हैं। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11,100 था, उसको बढ़ के 35,000, वाहन भत्ता 43,000 से बढ़ा के 65,000, और इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष को 54,100 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए प्रति माह मानदेय वाहन भत्ता सहित मिलेगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का भी मानदेय 9,500 से बढ़ा के 28,500, वाहन भत्ता 9,000 से बढ़ा के 13,500 किया जा रहा है। इस प्रकार उनको ये जो बढ़ा हुआ है 18,500 के स्थान पर 42,000 रुपए के आसपास मिलेगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय बढ़ा के 6,500 से बढ़ा के 19,500 किया जा रहा है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 से बढ़ा के 13,500 किया जा रहा है। सरपंच के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं, 1,750 से बढ़ा के 4,250 रुपए प्रतिमाह, और उपसरपंच और पंच को भी जो मानदेय मिलता था उसको भी बढ़ा के 3 गुना किया जा रहा है। और जिला पंचायत, जनपद पंचायत के बारे, सदस्यों के बारे में भी हम यही फैसला ले रहे हैं।
जो निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें 705 थी, उन पंचायतों के लिए जो मैंने राशि घोषित की थी, उसके अलग अलग स्तर थे। अगर सरपंच और पंच सहित पूरी महिला पंचायत है तो मापदंड अलग थे, लेकिन जो मैंने घोषित किया था उसके हिसाब से 55 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। क्योंकि कई जगह निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि अभी तक हमको ये राशि मिली नहीं है, तो ये पिछले हफ्ते आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आदेश जारी हो जाए और खाते में जाए नहीं। कई बार सरकार भी अपने हिसाब से काम करती है। जारी हो गया, क्या हुआ, बोले आदेश जारी हो गए और पैसा खाते में पहुंचेगी। तो ये आदेश जारी हुए कि पैसा खाते में पहुंच गया? पैसा खाते में पहुंच गया। नहीं तो हम लोग यहां बैठ के सोचते हैं कि फाइल में आदेश हो गए तो काम हो गया, लेकिन अब खाते में ये राशि आपके पहुंच चुकी है। मित्रों, आपने प्रेजेंटेशन में अभी देखा, मेरा आग्रह है, मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, सिसोदिया जी, रामखिलावन जी भी बैठे हुए हैं। देखो, अभी बहुत सा पैसा 3,340 करोड़ 84 लाख रुपया अलग अलग पंचायतों में भी है। आपने बताया अभी कि 2 पंचायतों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रखा हुआ है। 9 में 1.5 से लेकर 2 करोड़ तक, 22 में 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक, 344 में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 1,341 में 30 से 50 लाख, ऐसे 20 से 30 लाख 3,001 पंचायतों में, और 10 से 20 लाख 9,187 पंचायतों में, 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख, 1 से 5 लाख। अब ये रुपया है तो इसको ठीक ढंग से खर्च किया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहां है। जब यह है तो वहां खर्च क्यों नहीं हो रहा? और इसलिए इस पैसे की आप रणनीति बनाएं, इसको खर्च करें विकास में, लोगों के भलाई के कामों में। जरूरत हो तो यहां से और मार्गदर्शन चला जाए। सीओ जिला पंचायत वगैरह भी इसमें ध्यान दें कि ये पैसा ढंग से जमीन पे खर्च हो जाए। वैसे ही आपको बताया गया, मनरेगा में हमारे पास पर्याप्त राशि है। हमारे रोजगार सहायक और पंचायत सचिव मित्र भी बैठे हैं, पंचायत सचिव मित्र भी। एक जमाना था जब वो पंचायत कर्मी थे, लेकिन कर्मी से लेके पंचायत सचिव तक की यात्रा उनकी हमने तय करवा के एक सम्मानजनक मानदेय से लेके और जीवन स्तर तक देने का विनम्र प्रयास किया है। रोजगार सहायक हमारे कई दिनों से परेशान थे और उनकी हमेशा ये मांग रहती थी कि गर्दन पर तलवारी लटकी रहती है, हर कभी हटा देते हैं। आप जानते हैं कि उनका मानदेय भी बढ़ा के सीधे 18,000 रुपया कर दिया गया है। उसके भी कल आदेश जारी हो जाएंगे। कल ला रहे हो ना, वो भी कल कैबिनेट में आएगा। और उसके साथ मैंने अन्य भी जो उनके लिए घोषणाएं की है, उनके जीवन में निश्चितता लाने के लिए की है। अब मित्रों, हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, तो हम मेहनत से और ईमानदारी से बेहतर से बेहतर काम करें और अच्छे परिणाम दें। आखिरकार हम हैं प्रदेश की जनता की सेवा की। ये सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को आप ठीक ढंग से पूरा करके जितनी भी योजनाएं गांव में लागू होने वाली है, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके उनको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करें। मनरेगा के फंड का भी ठीक ढंग से उपयोग करें ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। और शासन की जितनी अभिनव योजनाएं, अब लाडली बहना 25 जुलाई से फिर 2 मापदंड जो पहले नहीं थे, 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां जो विवाहित हैं और ट्रैक्टर वाले परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, वो भी इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। और जो शेष रहेगा,
अभी ये 2 श्रेणियां, बाकी शेष वाले आवेदन अपना देंगे। तो ये 25 जुलाई से आवेदन लेके छानबीन करके 1 आध महीने में ये पूरी कवायद पूरी कर ली जाएगी, बाकी को भी लाभ मिलेगा। बाकी योजनाओं के बारे में विस्तार पर नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, पंचायत की राज की सारी योजनाएं आपके ध्यान में, इसलिए मैं उनके नाम दोहरा नहीं रहा। आप मित्रों सब जानते हैं, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इन सबको हम कैसे ठीक ढंग से नीचे लागू करवाएं, इसमें आप कोई कसर न छोड़ें। संबल के बारे में मैंने आपको पहले ही संबोधित किया है। तो जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को ठीक ढंग से नीचे क्रियान्वित करें। सभी पुराने कामों को भी एक अभियान लेके आप पूरा करें, नहीं वो पैसा बेकार ही हो जाता है। आधा अधूरा पड़ा है, 2-3 साल नहीं हुआ तो जो काम किया वो भी सब गुड़ गोबर हो जाता है, उसको भी पूरा करें। अब नए काम आप प्रारंभ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके सामने करवाया था कि नए काम, और किसी अधिकारी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये क्लियर कट निर्देश है कि नियमों के अनुसार अपूर्ण काम रहते हुए भी नए काम प्रारंभ किए जा सकते हैं, और इसलिए उन कामों को प्रारंभ किया जाए। सुदूर सड़क के बारे में अभी स्थिति यहां पे स्पष्ट की है, तो सुदूर सड़क के काम भी हाथ में लिए जा सकते हैं नियमों के अनुसार, और इसलिए आप इन सब कामों को भी प्रारंभ करें और अपूर्ण पुराने कामों को भी पूरी गंभीरता से पूरा करें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही वंचित शासकीय योजनाओं के लाभ से नहीं रहना चाहिए। देखो, कभी कभी मैं किसी को फोन गांव में लगाता हूं और वो कोई चीज बता देता है, किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मेरे सरपंच मित्रों या बाकी भी हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी साथीगण, आपकी ड्यूटी है, आप देखेंगे किसी योजना का कौन हितग्राही वंचित रह गया और उसको लाभ दिलाने का आप अपनी तरफ से प्रयत्न करें। आपकी पंचायतों के लोग छोटे छोटे कामों के लिए, अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके अनेकों छोटे छोटे काम हैं, उनके लिए परेशान ना हो, ये ड्यूटी आपकी है। हम यहां अगर बैठे हैं तो आपको सहयोग करने के लिए बैठे। मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर संभव सहयोग पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को हम करेंगे, ताकि वो नीचे जनता की बेहतर सेवा कर पाए। आज आपके सामने कई योजनाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने का काम हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं और आप, हम दोनों लगभग एक ही काम करते हैं, और इसलिए कभी कभी हमारी और आपकी चर्चा होती रहनी चाहिए। इसलिए आगे भी हम प्रयास करेंगे कि कोई ऐसे मुद्दे आए कि जिसमें एक साथ आपसे मिलकर चर्चा की जरूरत हो, तो हम वर्चुअली वीसी के माध्यम से फिर मिल सकते हैं। आप सबको वीसी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दीजिए, मुट्ठी भर सहयोग हम आपको करेंगे, ताकि आप अपनी जनता की बेहतर सेवा कर सकें और हम सब मिलके अपने गांव का भी विकास कर सकें और प्राणों से प्यारी जनता का भी कल्याण कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।